जब मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे कोई पेड कोर्स लेना चाहिए, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे मतलब मैंने क्लासेस मैंने बताया था कि मैं जो मैथ्स के बेसिक्स ठीक करे थे मैंने अड्डा से ही करे थे। तो उस टाइम पे मेरे को था कि यार अड्डा की क्लासेस अच्छे हैं। फिर मैंने अमित सर की वीडियोस देखी थी, आपकी वीडियोस देखी थी, तो मेरे को था कि हाँ अड्डा से ही लेते हैं कोर्स, सबसे बेस्ट यही है। और वो ये कि बिल्कुल आप CUET PG के ओरिएंटेड ही चला रहे हो क्लासेस, तो इसलिए फिर मैंने पता चल गया था मुझे यूट्यूब से ही। जैसे इतनी बातें नहीं होती थी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर रोहित सर, कुछ भी दिक्कत है रोहित सर सॉल्व कर देते हैं। यस सर। मैं तो यही बोलूंगी जो भी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, पहला तो वही स्टार्ट अर्ली। CUET PG LLB की जब बात आती है और बात आती है ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर ड्रीम कॉलेज की, तो स्टूडेंट्स के लिए टॉप में जो रहते हैं वो होता है या तो DU या फिर होता है BHU। और जब बात DU की आती है तो DU में फर्स्ट प्रायोरिटी जो स्टूडेंट्स की होती है वो CLC होता है। अभी रिसेंट में ही DU ने अपना फर्स्ट लिस्ट जो है वो रिलीज किया, फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की, और स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट करना स्टार्ट किया। उसी में हमारे साथ में आज हिमांशी हैं जिनको फर्स्ट राउंड में ही CLC मिला है। इनकी पूरी जर्नी समझेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी थी, क्या कुछ नया किया जो इनको फर्स्ट राउंड में CLC मिल गया, कितना इनका स्कोर था, बाकी की सारी चीजें हम यहां पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर ओवर 7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम हिमांशी, कैसी हो आप? सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ठीक हूँ। रिजल्ट आने के बाद में आपको कैसा लगा था? सर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, मतलब ये जो जर्नी थी ना वो इतनी इजी नहीं थी मेरे लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो बट अब ऐसा फील हो रहा है कि एवरीथिंग वाज वर्थ इट। कितना स्कोर रहा था आपका? मेरा स्कोर था 216, लाइक 216 आउट ऑफ 300। 216 था आउट ऑफ 300। तो आपका जब रिजल्ट आया, एक तो रिजल्ट आने के बाद में जिस बच्चे का, जैसे मैंने और भी पॉडकास्ट किए थे, तो उन बच्चों को भी ये था कि मेरा 239 है, 231 है, 250 है, क्या मुझे मिल जाएगा? तो आपके अंदर भी ऐसा कुछ था कि मुझे CLC मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर टॉप प्रायोरिटी आपने कौन सी सेट की हुई थी? सर मेरे टॉप प्रेफरेंस CLC ही था। और मेरा स्कोर जब आया तो मुझे था कि लास्ट ईयर कट ऑफ गई है OBC की, आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी, तो लास्ट ईयर 180 के अराउंड गया था। तो मुझे था कि 216 है तो पक्का हो ही जाएगा। मतलब ये था कि अगर CLC नहीं हो तो LC1 LC2 तो हो ही जाएगा। तो मेरे को था कि हाँ ड्यू मिल जाएगा इतने स्कोर में। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यार अंदर से थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा डर जैसा माहौल? सर ये डर वाला माहौल एग्जाम देने से पहले तक था। उसके बाद जैसे एग्जाम दे के बाहर निकली तब होगा कि नहीं अब तो मेरा हो ही जाएगा, ड्यू तो मिल जाएगा। बस यही था कि जब मैंने कैलकुलेट किया था घर आने के बाद, तो मुझे था कि हाँ 200 प्लस जो है 10 प्लस तो पक्का ही है। और जब प्रोविंशियल आंसर्स की आ गई थी तो उसके बाद मेरे स्कोर 211 बन रहा था। बट फिर एक मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन इंक्रीज किया था उसमें, तो मेरा 216 बन गया। ओके गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, CLC में आपका हो गया और आपने प्रायोरिटी भी वही रखा हुआ था, प्रेफरेंस भी पहली वही थी। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर उसके बाद में हम आगे बात करें। So I'm born and brought up in Delhi, but I belong to a very small village in Azamgarh, Sundarpur Kathauli, and it's in Uttar Pradesh. So until 10th, I was like I was not a topper kind of a student. I was like an average student, but in 10th, I got 93 marks in English. So when I got this marks, my name was in the topper list, and I told my father कि पापा इस बार नाम आया है और अगली बार 12th में फोटो आएगी। तो ही सेड कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस सेंटेंस ना स्टेड विद मी टिल नाउ, लाइक और मैंने ह्यूमैनिटीज लिया 12th में, और मतलब मैंने सच में बहुत मेहनत करी। एंड आई गॉट 96% इन क्लास 12th एंड आई वाज द सेकंड टॉपर ऑफ माई स्कूल। और उसके बाद ये हुआ कि फिर ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद आई गेव CUT UG एंड आई गॉट एडमिशन इनटू मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट आई गेव CUT PG and now I'm here. I got admission to CLC. Okay. So आप अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कितने सिबलिंग्स हैं आप? मेरा एक ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आप 2 भाई बहन हैं। हाँ। तो आपने लॉ क्यों चूज किया?
सर लॉ चूज करने के पीछे रीजन लाइक एक सिंगल रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। तो पहला रीजन तो ये है सर, आई फील कि जो लॉ है वो हमें नॉलेज देता है और नॉलेज से हमें पावर मिलती है। और लॉ हमें ना हमेशा रॉन्ग के लिए एक वॉइस देता है कि हम रॉन्ग के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। एंड सेकेंड रीजन इज कि माई फादर ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो मैंने उनको बचपन से देखा है अराउंड लॉयर्स, हर डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लीगल डिस्प्यूट्स के लिए, कोई भी लीगल एक्शन है, मतलब एवरीथिंग, कोई भी छोटा सा काम है उनको लॉयर ही चाहिए। तो वहां से एक काइंड ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया था मेरे अंदर। और आई टोल्ड यू कि आई वाज लाइक एवरेज स्टूडेंट, तो उस टाइम पे तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया था। 12th तक तो मुझे था कि बस ह्यूमैनिटीज लेनी है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। आफ्टर 12th जब अच्छे नंबर आ गए तो लाइक मैं छोटे से गांव से हूँ, वहां पे किसी के भी आज तक इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो वहां पे सबने बोला कि इसे यूपीएससी करवा दो। तो यूपीएससी करने के लिए वो कि ठीक है यूपीएससी करना है, तो आई डिसाइड फिर ये यूपीएससी करते हैं। तो फिर जब मैंने मिरांडा हाउस में एडमिशन लिया तो आई टुक हिस्ट्री ऑनर्स कि ये बेस्ट रहेगा। बट जब मैंने यूपीएससी का सोचा तो इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब इट वाज नॉट समथिंग आई इमेजिन माई सेल्फ देयर। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं अदर ऑप्शंस देखती हूँ। और लॉ में मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था, एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे हार्ट में। तो मैंने सोचा कि ठीक है लॉ ट्राई करते हैं। तो 1 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है मुझे लॉ करना है। तो अब भाई क्या करते हैं? उनकी खुद की शॉप है, उन्होंने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है और बिजनेस है हार्डवेयर का। कभी फैमिली में पापा ने नहीं बोला नहीं यार छोड़ो लॉ, या मम्मी का कभी मना नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो तो बहुत ही खुश थे, मतलब कि एटलीस्ट कोई कर रहा है, पढ़ रहा है। मतलब पढ़ना उनको था कि बचपन से कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ें, खूब पढ़ें, तो इसलिए वो आंटी जी भी यहीं पे बैठी हुई हैं तो पूछूंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा। सो अभी अगर हम बात करें कि आपने जैसे मुझे बताया कि आपने अपनी जर्नी, तो ये डीयू जाने का कहाँ से आया आपके, और डीयू से ही 3 ईयर एलएलबी, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से ही देखा था तो आफ्टर 12th आपके पास में और भी ऑप्शन होते हैं कि 5 ईयर एलएलबी कर लेते हैं या और कुछ कर लेते हैं, तो ऐसा कभी मन में? सर उस टाइम पे ना मतलब एक तो वही था कि आई टोल्ड यू कि पहले नॉर्मल स्टूडेंट थी, फिर एकदम से वो आया कि हाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। तो उसके बाद ना फिर कोरोना का टाइम था वो बेसिकली, तो उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे कौन से, और मैंने क्लैट के लिए बहुत लेट हो गया था। तो उस टाइम पे यूपीएससी का भी था माइंड में, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी ये काम करते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस में आगे इंटरेस्ट आता है। और फिर वो ये कि इंटरेस्ट नहीं आया, फिर लॉ में ही अपना था कि हाँ अब लॉ ही करना है। तो फिर और 3 ईयर के लिए बेस्ट तो फिर डीयू ही है या फिर बीएचयू है, घर के सबसे पास, लाइक मैं दिल्ली में से हूँ तो दिल्ली के लिए तो फिर मैंने कहा ठीक है डीयू ही जाते हैं और डीयू ही जाना है। मैंने और किसी को अपना ऑप्शन रखा ही नहीं, किसी और एग्जाम को या फिर किसी और कॉलेज को। तो डीयू में सीएलसी पट फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों? सर वही कि पहला कि सबको ही पता है, मतलब LC1 LC2 वो न्यू बिल्डिंग्स हैं, तो उसके बारे में लोगों को उतना नहीं पता, सबको CLC ही पता है और उसके एलुमनाई अच्छे हैं, सारे CGI वहीं से हैं। तो वो भी एक था कि ठीक है एक नाम हो जाएगा, करना ही है तो बेस्ट से करो मतलब ऐसा है कि कॉलेज तो तीनों सेम ही है, पढ़ाई सेम है, सब कुछ सेम है, बट वही है कि थोड़ा सा एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है आपको। राइट। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सर फ्यूचर प्लान तो जुडिशरी था मेरा, बट वही है कि अभी रियर प्रैक्टिस का वो आ गया है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा माइंड हो रहा है, बट आई विल ट्राई फॉर जुडिशरी ओनली। बाकी कॉलेज में जाने के बाद, सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद समझ में आता है कि व्हाट इज योर रियल इंटरेस्ट, तो उस टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जब आपने स्टार्ट किया तो आपने जैसे बताया कि फादर के आसपास हमेशा अपने लॉयर्स ही देखे हैं, तो लॉयर आप क्यों नहीं, एडवोकेट क्यों नहीं, बाकी जुडिशरी में ही क्यों जाना है आपको? सर बिकॉज ना मैंने अपने फादर को कन्विंस ही किया था यूपीसी हटके कि मुझे जज बनना है। तो भी वो मतलब पहले तो उनको जब मैंने बोला कि लॉ करना है तो उन्होंने बोला कि लॉ क्यों करना है, क्योंकि वो रहे हैं उस एनवायरमेंट में, उन्होंने देखा है कि कितना स्ट्रगल होता है एडवोकेट के लिए, लिटिगेशन में कितना स्ट्रगल है। तो ही वाज लाइक कि लॉ क्यों करना है, यूपीएससी कर लो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। तो मैंने उनको ये बोल के कन्विंस किया था कि पापा मुझे जज बनना है, तो फिर जज के नाम पे ही वाज लाइक कि ठीक है यू कैन डू इट। अभी तो आपने सच बता दिया, ये वाली वीडियो तो पापा भी देखेंगे अब तो पापा को पता ही है कि ठीक है, मतलब हाँ मतलब इंटरेस्ट भी फिर उसी में ही आया मुझे, था कि यार एक मतलब पावर तो सबको चाहिए, तो इसलिए जुडिशरी अटेम्प्ट तो पक्का ही दूंगी मैं। गुड। सो अब आते हैं हम आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे। स्टार्ट कब किया था आपने? सर मैंने स्टार्ट ना बहुत अर्ली कर दिया था, मतलब जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने 2024 में जैन के अराउंड मैंने सोचा था कि हाँ मुझे करना है, बट वही है कि उस टाइम पे मतलब समझ में नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ।
तो वही है कि अर्ली स्टार्ट करने से एक एज मिल जाता है आपको। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ से करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मैथ्स, जैसे मैंने देखा सिलेबस देखा, तो सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स थे और 5 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे 0 से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ना मेरी मतलब मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स अच्छी नहीं है, एलआर बिल्कुल न्यू था, इंग्लिश मतलब पढ़ी है बट इतना कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं पढ़ा कभी, और जीके कंप्यूटर सब कुछ ही बिल्कुल न्यू था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, पहले मैं खुद से थोड़ा सा अपने मैथ्स के बेसिक्स ठीक करती हूँ। मैंने यूट्यूब से थोड़े से मतलब अड्डा के ही चैनल के जो ओल्ड वीडियोस थे यूट्यूब पे, वहां से अपने बेसिक ठीक करा। उसके बाद मैंने फिर वही थे मेरे एग्जाम्स वगैरह थे मई के आसपास, अप्रैल तो में। मतलब आपने आपके हाँ ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के साथ साथ हाँ हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, हाँ और वो भी जैन के 2024 में ही आपने हाँ स्टार्ट की, और आपका एग्जाम मार्च में 2025 में हाँ। हुआ। तो वी कैन से कि 14 हाँ मंथ्स जो है हाँ, वो आपने मतलब लिया। इट्स लाइक कि 14 मंथ्स हम देख रहे हैं, बट रियल में क्या है कि स्टार्ट करी थी, बट वही है कि स्टार्टिंग में 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए, मतलब इतना ही होता था। फिर उसके बाद फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं। मैं मिरांडा हाउस से हूँ, तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करी है। माई टीचर्स वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे अपने काम के लिए। उनको असाइनमेंट चाहिए तो चाहिए, उनको इस डेट पे चाहिए तो इस डेट पे ही चाहिए। तो वहां मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आएंगी ही आएंगी। तो मतलब मैं कंसिस्टेंट नहीं थी स्टार्टिंग में। जो मेरी अच्छे से स्टार्ट किया है मैंने, वो जून जुलाई के आसपास किया है। आई टुक अ Okay. बैच, मेरे को था कि बैच लेते हैं, अड्डा से लिया मैंने, विजय 2.0। अच्छा, आपने बैच से प्रिपरेशन हाँ जी, मैंने बैच से ही, मेरे को था कि अगर मैं यूट्यूब पे रहूंगी तो यूट्यूब पे फिर आज ही इसकी वीडियो देख ली, कल उसकी वीडियो देख ली, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बैच लेते हैं, उससे एक आपको एक आइडिया मिल जाएगा और कभी आप लॉस्ट फील नहीं करोगे, आपके पास एक मेंटोर होगा जिससे बात कर सकते हो। तो इसलिए मैंने बैच ले लिया था जून जुलाई के अराउंड। गुड। तो आपने स्टार्ट जनवरी में किया था, हाँ जी। तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि डेली आप 1 से 2 घंटे पढ़ते थे। ये कितने दिन तक, कितने मंथ्स तक आपने ऐसा किया, और आप प्रॉपर एकदम जब जून से आपने स्टार्ट किया, तो फिर आपका डेली का कितने आवर्स का शेड्यूल था, या फिर कई एक स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेरे को ना डेली इतने घंटे पढ़ना है, और कई एक स्टूडेंट्स का ये होता है कि मेरे को ना ये मेरा टास्क है, इसको खत्म करना है। तो एक टास्क ओरिएंटेड होता है, एक आर्स ओरिएंटेड होता है, तो आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया? सर मैंने टास्क ओरिएंटेड करके करा था, क्योंकि मैंने कोर्स लिया था तो उसकी क्लासेस होती थी। तो मेरा गोल ये होता था कि मैं क्लासेस लूँ, क्लास के बाद जो टीपीपीज मिल रही हैं, जो प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है वो करूँ। और मेरे को था कि जैसे मेरी मैथ्स स्ट्रांग नहीं थी और सारे सब्जेक्ट्स ही मेरे को 0 से स्टार्ट करने थे, तो मैं कोर्स का काम करती थी और प्रैक्टिस करती थी, और साथ मैंने हर मंथ के लिए एक एक सब्जेक्ट ले लिया था। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एलआर ले लिया, तो मैं अपना जो भी कोर्स में पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़ा, साथ साथ में एलआर में खुद से थोड़ा थोड़ा करती रहती थी, ताकि ऐसा हो कि मैं अपने साइड से भी सिलेबस थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ। ऐसा ना हो कि अगर एंड में जाके, क्योंकि मुझे पता था कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी। तो मुझे था कि फिर उस टाइम पे बर्डन आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो मैंने धीरे धीरे खुद से ही एफर्ट्स लगाना स्टार्ट किया, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प करी। और आवर्स तो ऐसा सच नहीं थे कि हाँ कितना आवर्स है। स्टार्टिंग में जैसे जिस दिन ज्यादा क्लासेस हैं तो उस दिन ज्यादा आवर्स लग रहे हैं, जिस दिन कम क्लासेस है उस दिन कम आवर्स लग रहे हैं। तो आवर्स का ऐसा कोई आपने नहीं, सेट नहीं किया था, बस नहीं। आपका ये था कि हाँ, मेरे को डेली अपने टास्क खत्म करने हैं, टास्क आपकी कंप्लीट करना डेली की क्लासेस और प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस। सारी चीजें। Yes, sir. परफेक्ट। तो अब सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रेटजी पे आए, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपका बिल्कुल भी क्वांट बहुत अच्छा नहीं था, Yes, sir. एलआर से कोई लेना देना नहीं था इससे पहले। हम्म। मुझे एक बात बताओ कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट इस पूरी जर्नी के दौरान कौन सा रहा, और सबसे ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट कौन सा लग रहा? सर जर्नी के अराउंड मतलब एलआर मेरे लिए स्टार्टिंग में, मतलब मैंने बोला कि बिल्कुल लेना नहीं था, बट जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया उसमें। लाइक जो स्टेटमेंट कॉन्फ्यूजन क्वेश्चन थे, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट था, समथिंग न्यू और एक्साइटिंग में था। उसमें था कि आप जो पढ़ रहे हो वही आ रहा है, मतलब हाँ क्वेश्चन के टाइप अलग जाते थे, बट अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर लोगे। फिर और क्वांट ऐसा था जो मुझे थोड़ा ऐसा टिपिकल लगता था कि भाई ये नहीं ही होगा। जीके के लिए तो मैंने आप पे छोड़ दिया था कि रोहित सर जो पढ़ाएंगे वही पढ़ लूंगी, हो जाएगा। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा हो गया था कि खुद से ही धीरे धीरे अपना मैंने, मतलब वही कि जो वीडियोस देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, जो अड्डा की बुक्स मिली थी उनमें क्वेश्चंस लगाए, उसी से हो गया। ओके। तो लाइक एक फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर फेवरेट तो ऐसा मतलब जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कभी भी आता हो, कभी भी मन किया तो वो उठा के बैठ गया? सर एलआर था, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। और टफ मैथ्स? हाँ मैथ्स। तो मैथ्स में आपने कितने क्वेश्चंस बनाए थे?
सर मैथ्स के लिए मैं क्वेश्चंस तो क्या मैं आपको बताती हूँ, मेरे 10 रजिस्टर इतने मोटे मोटे भर चुके हैं। मैंने अभी कोर्स खत्म होने के बाद जब वो एडमिशन हो गया तब उसके बाद निकाला एंड मैंने काउंट करे, लिटरल 10 रजिस्टर्स थे इतने मोटे। तो देखो उसमें वही है ना कि अगर आप वीक हो ना किसी सब्जेक्ट में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड लिटरल सर मुझे बहुत बेनिफिट मिला। अगर मैं मैथ्स कोई सोच के कि मेरे से तो होगा ही नहीं, छोड़ देती, तो आज मेरा स्कोर इतना नहीं होता, बल्कि और बहुत ज्यादा ही कम होता, अराउंड 150-60 पे रह जाती मैं। तो उस यही है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो ना तो आपको उस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, आपको उस पर वर्क करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने बहुत जरूरी है उन सब्जेक्ट्स पे। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे आते हैं नाउ। अभी मुझे अब क्वांट के लिए आप बताओ हाँ। कि क्वांट के लिए आपने, जैसे आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं था और आपको टफ भी लगता था, उसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया था और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर कितने करके आई थी आप? सर मतलब मैंने आपको बताया जो मैंने स्टार्टिंग में जैन और फैब में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैंने मैथ्स के ही बेसिक्स स्टार्ट करे थे, क्योंकि मुझे मतलब मैंने 10th के बाद मैथ्स देखी भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए मुझे था कि पहले मैं मैथ्स के पूरा बेसिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने 1-2 मंथ में हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करा और यूट्यूब पे वीडियोस देख के, मतलब मुझे था कि एटलीस्ट मैं एक आइडिया ले लूँ बिफोर गोइंग इनटू अ कोर्स कि क्या है सब्जेक्ट में पूछ क्या रहे हैं। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर वही वीडियोस देखना, डीपीवी सॉल्व करना, बुक में जो क्वेश्चन है वो लगाना, उससे ही हो गया। और मैंने मैथ्स में आई थिंक मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही छोड़े होंगे, बाकी मैं सारे करके आई थी और उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सारे ठीक थे। मतलब 15 क्वेश्चंस आए थे, 15 में से हाँ। आपके 2 छोड़ दिए और एक गलत हो एक गया। गलत, तो टोटल 12 क्वेश्चंस आप हाँ, सही करके आई, Yes, sir. और वो भी टफ सब्जेक्ट में। टफ सब्जेक्ट में। गुड। सो इसके लिए प्रैक्टिस आप कितने घंटे करती थी? सर प्रैक्टिस तो मेरी बहुत होती थी, मतलब मैं टोल्ड यू कि इतने रजिस्टर मैंने भर दिए, तो मतलब मैं करती रहती थी पूरे टाइम। मतलब दिन में मेरे को था कि मैथ्स तो करनी ही करनी है, क्योंकि मैंने एक ही टॉपिक्स को लाइक अगर परसेंटेज है या प्रॉफिट लॉस है, उसी को ही मैंने बार बार कर मल्टीपल टाइम। हाँ, मल्टीपल टाइम्स। उससे ना आपको एक ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, उसमें ये नहीं है कि आप फॉर्मूला लगाया तुरंत आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो उसकी वजह से थोड़ा हाँ उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वो इजीली हो गया। हाँ। गुड। नाउ अभी अब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। तो इंग्लिश का मुझे बताओ कि इंग्लिश में डेली कितने घंटे पढ़ती थी, क्या स्ट्रेटजी थी? लाइक इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो बच्चा वोकैब को लेके बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उन सब चीजों को आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर इंग्लिश के लिए तो मैं बस वही की कोर्स से पढ़ा और अपने आप से, मतलब ये कि इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप ना क्वेश्चंस लगाओ, आप ना फिर जब क्वेश्चंस लगाओ तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग कर रही हूँ, प्रपोजिशन की कर रही हूँ, कंजंक्शन में आ रहा है या फिर ग्रामेटिकल कोई एरर आ रहा है, ये जो स्पेलिंग एरर आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है। मेरी वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट जो एग्जाम में वोकैबुलरी आई वो बहुत ही ईजी आई थी। लाइक लिटरली नेपोटिज्म पूछ लिया था और मतलब वो सारे जो मैंने पढ़े थे वही आए थे। तो अगर आप पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। और मैंने मतलब वोकैब वगैरह की स्टार्टिंग में तो इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं भूल ना जाऊं। तो लास्ट में ना यूट्यूब पे सीरीज चल रही थी मॉक टेस्ट की और मैम पढ़ाती थी, तो मैं वो फॉलो करती थी और वहीं से क्वेश्चंस आ गए थे, तो मेरे लिए वो सही था। गुड। तो इसके लिए, इसके अलावा अपने कोर्स के अलावा, बैच के अलावा कोई और सोर्स या कुछ फॉलो किया था? नहीं, इंग्लिश के लिए तो मैंने वही मतलब बैच से ही फॉलो करा और साथ में जो एंड टाइम में जो सीरीज चल रही थी यूट्यूब पे अड्डा की ही, मैंने वही फॉलो करी थी। ओके। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो फिर रीजनिंग को लेकर, एलआर को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर एलआर के लिए आई टोल्ड यू कि मतलब मैं कोर्स करती थी, साथ साथ में खुद से प्रैक्टिस करती थी। मतलब क्वेश्चंस लगाना मेरे को था कि हाँ जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपको उतना आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे अब नंबर सीरीज होती है तो उस वाले क्वेश्चंस में आपको ना जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे वो पता चलेगा कि आप कौन से तरीके से, या फिर प्राइम नंबर सीरीज है या फिर ऑड नंबर है, इवन नंबर है, स्क्वायर जा रहा है, क्यूब रूट जा रहा है। तो ये चीज आपको तब पता चलेगी जब आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस लगाओगे। तो मेरे दिन में मतलब ऐसा होता था कि या तो मैं आज मैथ्स कर रही हूँ, क्वांट्स कर रही हूँ, कल एलआर कर रही हूँ, या फिर मैं मंथ वाइज भी डिवाइड कर लेती थी। मतलब वो था कि टाइम जितना पास आ रहा था उसके हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही थी। ओके। तो ओवरऑल आपने जो है इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाती गई, चेंज करती गई, जहाँ पे आपको लगा वहां पे आपने नई चीजें इंप्लीमेंट करी। गुड। अब आते हैं हम लोग जीके एंड करंट अफेयर्स की तरफ। तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने किया था? सर जीके के लिए तो मैं आपकी लेक्चर फॉलो करती थी पेड कोर्स में सारे, और जो आप नोट्स देते थे उनको रिवाइज करती थी। साथ में मैंने एक चीज ऐसे करी थी जो आपने मुझे बताया था कि आप एक रजिस्टर बना लो,
करंट अफेयर्स के लिए, उसमें टॉपिक्स डिवाइड कर लो कि ठीक है ये स्पोर्ट्स का सेक्शन है और कुछ पेजेस छोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैंने ऐसे लाइक पेजेस छोड़ दिए थे और हर सेक्शन के लिए डिवाइड कर लिया था। उसके अंदर मैं जो भी लेक्चर्स होते थे आपके, उसके बाद में कि अच्छा ये इसका टॉपिक है, ये स्पोर्ट्स का सेक्शन है, मैं तो स्पोर्ट्स में लिख लिया, स्पोर्ट्स में लिख लिया। तो मेरे पास मतलब लास्ट में एक पूरा रजिस्टर बन गया था जिसमें मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए थे सारे। और फिर मैं ना जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ से आ सकता है, ये आ सकता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको कट करते जाओ, जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते जाओ, ताकि लास्ट में आपके पास एक ये हो कि आप तुरंत तुरंत रिवाइज कर सको, ज्यादा कंपाइल ना हो रहे ऐसा। Okay. और रिवीजन बहुत जरूरी है, आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे। फिर हम यही बोल रहे आते हैं कि जीके इतना वास्ट है, हमसे कुछ हो नहीं रहा, करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, क्या करे क्या करे। अरे अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको खुद ही हो जाएगा, आपको फिर इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखोगे, माइंड क्लिक कर देगा कि हाँ यही आंसर है। तो जीके एंड करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, जीके तो आपने क्लासेस से करी, करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स फॉलो करती थी या फिर मंथली आपने किया? सर मैं मंथली करती थी, जो आप करवाते थे वही मंथली करती थी, और फिर मतलब वही जो पीडीएफ मिलती थी उसी से अपने वो नोट्स बैच बना, से ही आपने हाँ पूरा बैच से किया? ही पूरा करा, और उसी को फिर मतलब नोट्स बना के उससे प्रैक्टिस करी थी, और मतलब उससे को बार बार रिवीजन करती रहती थी। एक कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा बच्चों को रहती है कि जीके एंड करंट अफेयर्स में एक जब सिलेबस हम देखते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है लीगल अवेयरनेस, है ना? तो लीगल अवेयरनेस का कितना रोल है आपके अकॉर्डिंग इस एग्जाम में? सर लीगल अवेयरनेस का जो लास्ट 2-3 साल से पेपर आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस बार भी, मतलब उसको भी आई डोंट नो मैं उसको लीगल से लूंगी या नहीं लूंगी। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे कुछ क्वेश्चन आ गया था, बस वही मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आते। वो तो आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में हाँ, पॉलिटिक्स में आप ले सकते हो, तो और कोई क्वेश्चन था ही नहीं लीगल का। मतलब आप अगर लीगल आप पढ़ रहे हो, मतलब आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एनटीए है उसका माइंड हम नहीं पढ़ सकते, बेसिक हाँ बेसिक थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट उस पर इतना फोकस मत करो कि आप दिन में आप 1 घंटा डेली उसको पढ़ रहे हो। आप लास्ट के 1 मंथ में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं आए, एक भी क्वेश्चंस नहीं आए उससे। ओके, नाउ कंप्यूटर की तरफ अगर अभी हम चलें तो कंप्यूटर के लिए क्या स्ट्रेटजी थी सर आपकी? कंप्यूटर के लिए मैंने सर के लेक्चर्स देखे थे पूरे टाइम में, बस मैंने लेक्चर्स उसको ही रिवीजन करना है, और साथ में जो अड्डा की बुक थी मैंने वो पूरी बुक पढ़ ली, मेरी पूरी बुक अंडरलाइंड है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। और शॉर्टकट कीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज से 2-3 क्वेश्चंस थे, तो शॉर्टकट कीज तो आप घोल के पी जाओ कि हाँ बस इतना मतलब ये हो कि अगर आपने शॉर्टकट कीज कर ली तो आप समझ सकते हो कि आपके 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गए हैं। शॉर्टकट कीज हो गए, हाँ एमएस शॉर्टकट, ऑफिस हो हाँ गया। एमएस ऑफिस, इन सबसे ही क्वेश्चंस आते थे ज्यादा। ओके गुड, तो ये सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी थी। जी सर। डेली आपने कोई आवर्स सेट नहीं किए थे। अब इसके अलावा अब हम आते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन करी तो प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी? लाइक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद में आपने उस टॉपिक को एक बार आपने पढ़ लिया फिर एकदम से छोड़ दिया, फिर लास्ट में रिवीजन के टाइम पे उठाया, या फिर आप जब पढ़ रहे थे तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते गए? सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्स है, एलआर है, तो उसके लिए आपको ना रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और टाइम टू टाइम रिवीजन चाहिए। अगर आप ये सोचो कि आज मैंने प्रॉफिट लॉस कर लिया और मैं फिर इसको एंड में बाद में करूंगी, तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको ये है कि अगर आपने 2-3 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, उसके बाद आप उसका एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन से नहीं हो रहे हैं। आई गारंटी यू आपसे नहीं होंगे, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। आपको लगेगा कि अरे मैंने अभी तो पढ़ा था, सब भूल गए, क्योंकि वही है कि आप मतलब आपके ना माइंड में वो सेट नहीं हो रहा है। तो आपको प्रैक्टिस जब करते रहोगे। मेरे को लास्ट में बहुत डर लग रहा था कॉन्ट्स के लिए कि मैं कैसे करूंगी, मतलब लास्ट एग्जाम में ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा। बट जैसे क्वेश्चन सामने आए ना, ऑटोमेटिकली मेरे माइंड ने क्लिक कर दिया कि अच्छा ये वाला आंसर है, ये ऐसे होगा, ये वाला आंसर ऐसे होगा, और ये इसलिए हो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपसे हो जाएंगे, और प्रैक्टिस भी आपको वही करनी है कि बस देखना है, मतलब आज आपने करा, उसको 2-3 चैप्टर्स हो गए, रिवाइज कर लो। उस चैप्टर करने के बाद पहले रिवाइज करो, फिर 3-4 चैप्टर होने के बाद फिर वापस रिवाइज करो सारे। अच्छा, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर रिवाइज करो, और फिर 2-3 हो जाए फिर रिवाइज करो। यू कैन से कि अब वीकली 15 डेज में ऐसे करके रिवीजन मस्ट है। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर तो कुछ नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। गुड, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉक्स जो है वो कब से लगाना स्टार्ट किया था? सर मॉक्स मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था अराउंड जैन से, मतलब मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, मैंने जैन के अराउंड में 2-3 दिए थे। उस टाइम पे स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, कितना आया था? अराउंड 160-170 ऐसा ही आ रहा था। ओके।
तो बट वही था कि उस टाइम पे मेरे को था कि यार क्या होगा कैसे होगा, बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी तो 160 170 में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तब तो आपका हाँ LC LC वन वन तो मिल गया हाँ, तो था। मेरे को ये था कि ठीक है हो जाएगा, बट ये था कि और अच्छे मार्क्स चाहिए, जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को था कि अराउंड 200 तो होने ही चाहिए। लास्ट तक भी मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया था, 200 क्रॉस किया था लास्ट में बिल्कुल, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अभी 200 ही क्रॉस कर रहा है, कैसे होगा और पता नहीं कैसा लेवल आएगा एग्जाम का। तो बट वही है कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मैं आपको मॉक टेस्ट की जो अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं मॉक टेस्ट में भी मतलब मैंने 2-3 तरीके स्टार्ट करे, तो जो मेरे को फर्स्ट सबसे बेस्ट तरीका लगा था, मैं क्या करती थी कि पहले मैंने पेपर खुला, मैं तुरंत तुरंत सारे क्वेश्चंस को ना देखती थी, जैसे जो मुझे आ गए आंसर टिक किया आगे बढ़ी। मैं ऐसा क्वेश्चन है अगर मेरे से 1 मिनट में हो जाएगा तो करूंगी, नहीं होगा तो आगे छोड़ दूंगी। करते 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 मैं लास्ट तक पहुंच गई। मेरे को था कि मैं आधे घंटे में पूरा लास्ट तक पहुंच जाऊं। आधे घंटे के बाद मतलब 30 मिनट्स होने के बाद मैं वापस आऊं, रिविजिट करूं जो क्वेश्चन मुझे हाँ पता था कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएंगे बट 2-3 मिनट लगेंगे इसमें, मैं वो क्वेश्चन करती थी। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, तो आप उसके लिए आपको लास्ट के 20 मिनट छोड़ने हैं कि जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उसमें अगर आपको गेस वर्क करना है, एलिमिनेशन करना है, कुछ आप कर सकते हो तो। और ऑनेस्टली मेरे को ये एग्जाम में इतना हेल्प करा, क्योंकि क्या हुआ था कि एग्जाम में ना हमारे इस टाइम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था इंग्लिश में। तो मैं को पहले जब मैंने स्टार्ट किया पेपर, मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी नहीं है, क्या पता लास्ट में हो। तो मैं जब करते गए तो मेरे को लास्ट में दिखा कि अच्छा अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आया ही नहीं है इस बार। 30 मिनट्स में मैंने एक राउंड कर लिया था, और 30 मिनट्स में मैंने अराउंड 50 मतलब अराउंड मैंने 40 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे। फिर वापस मैंने रिविजिट करे, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, LR के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे क्या होता है, अब एक तो आपका प्रेशर कम हो जाता है कि ठीक है आपको पता है कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, आपको पता चल जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही थी मेरे लिए, तो बहुत वर्क करा था। बाकी सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। ओके, तो टोटल कितने मॉक लगाए आपने एग्जाम सर तक? मैंने अराउंड 10 तो लगाए ही थे, मतलब मैंने सेक्शनल मॉक्स भी लगाए थे ज्यादा। ओके, सेक्शनल मॉक हाँ ज्यादा लगाए हाँ थे। थे, और मतलब जो फुल मॉक लेंथ थे वो 10 के राउंड लगाए थे मैंने। 10 बट के आपको और ज्यादा लगाने चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा लगाओ, 15-20 लगाओगे तो आपको एक ज्यादा आइडिया मिल जाता है। और मेरे को था कि सेक्शनल मॉक मैं इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे मैथ्स में थोड़ा डर लग रहा था, और LR के लिए भी था कि ठीक है एक ना आइडिया मिल जाता है कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं, उनमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सेक्शनल मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स में आपने जैसे बताया कि 10 के अप्रोक्स में लगाए, सेक्शनल मॉक भी आपने बहुत सारे लगाए। हाँ कभी मॉक में बहुत अच्छा स्कोर हुआ होगा, तो कभी डिमोटिवेशन फील हुआ है कि यार नहीं हो रहा? सर, हाँ स्टार्टिंग में जब स्कोर ऐसे 150-160 था कोने तो में बैठ के रोई हो? हाँ सर, रोए तो बहुत रोया तो मैंने बहुत है कि क्या होगा, मतलब डर सा लगता था क्योंकि मैंने ना ड्यू के अलावा कोई और ऑप्शन रखा ही नहीं था। मम्मी छुपाने आती थी? मम्मी को पता ही नहीं चलता था? मम्मी को मैंने कभी ना घर में मतलब मैं ऐसे बोलती थी कि बहुत टेंशन है, बट मैं ज्यादा रोती नहीं थी क्योंकि मेरे से फिर वो भी परेशान हो जाते थे कि वो ऐसे बोलते थे कोई बात नहीं हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और पापा की हाँ मुझे भरोसा है तो कर लेगी, टेंशन मत ले, हो जाएगा। आप ये कह रही हो कि आपके पास में कोई एक दो बंदे ऐसे हाँ होने चाहिए कि ये जो आपको गाइड करे सके। हाँ, और मैं ये बोलूंगी ना, अगर वो बंदे आपकी फील्ड के नहीं है ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब जो फील्ड वाले होते हैं ना, जैसे अगर CUT का आप एग्जाम दे रहे हो, वो सेम बंदा वही एग्जाम दे रहा है, तो या तो वो आपको मोटिवेट कर देगा या तो वो आपको बिल्कुल ही डिसहार्टन कर देगा कि भाई मेरा तो हो रहा है तेरा नहीं हो रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल फ्रेंड्स हैं तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं। इस टाइम पे अपनी बातें उनसे ज्यादा शेयर करोगे तो वो आपको होगा कि हाँ आपको तसल्ली दे पाएंगे कि ठीक है तो कर सकती है ऐसा। तो अड्डा 247 के बारे में कैसे पता चला था? सर जब मैंने सोचा कि हाँ अब मुझे कोई पेड कोर्स लेना चाहिए, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे मतलब मैंने क्लासेस मैंने बताया था कि मैं जो मैथ्स के बेसिक्स ठीक करे थे मैंने अड्डा से ही करे थे। तो उस टाइम पे मेरे को था कि यार अड्डा के क्लासेस अच्छे हैं। फिर मैंने अमित सर की वीडियोस देखी थी, आपकी वीडियोस देखी थी, तो मेरे को था कि हाँ अड्डा से ही लेते हैं कोर्स, सबसे बेस्ट यही है। और वो ये कि बिल्कुल आप CUT PG के ओरिएंटेड ही चला रहे हो क्लासेस, तो इसलिए फिर मैंने पता चल गया था मुझे यूट्यूब से ही। तो अड्डा ने कितनी हेल्प करी आपकी? सर अड्डा तो बिल्कुल बैकबोन रहा है मेरी जर्नी में, मतलब उसने ही सपोर्ट करा है। आज जो मार्क्स आए हैं तो वो अड्डा की वजह से ही आए हैं। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था ना कि मुझे कभी ऐसा अकेला सा फील नहीं हुआ। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी मैं आपको मैसेज कर देती थी कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो वही है कि अगर आपके राइट गाइडेंस होना ना बहुत जरूरी है। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप करने को तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप यूट्यूब फॉलो कर रहे हो। बट वही है कि ना, फिर वही है कि आपको नहीं पता कि एग्जाम क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। आप स्टूडेंट हो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पता है भाई, उन्होंने मेहनत करी है, और मैंने तो अपने टीचर्स को मेहनत करते हुए देखा है। तो
भाई अड्डा ने ही संभाला है मुझे, अड्डा की वजह से ही वो मैं आज यहाँ पे हूँ, सेल्स ही मिल गया, अड्डा की वजह से मिला है। गुड। तो कोई फेवरेट टीचर या कुछ? सर आप आपसे ही बातें होती थी मेरी, और किसी टीचर से इतनी बातें नहीं होती थी। कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर रोहित सर, कुछ भी दिक्कत है रोहित सर। रोहित सर सॉल्व कर देते हैं। यस सर। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं सीएलसी या LC1 LC2 DU या BHU, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे करें? क्या अड्डा के यूट्यूब से या कहीं और जाने की जरूरत है या पेड बैच, क्या आपके अकॉर्डिंग सही है? सर मैं तो यही बोलूंगी, जो भी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, पहला तो वही स्टार्ट अर्ली करने से आपको बहुत एज मिलता है। अगर आप थर्ड ईयर में, जैसे मैं थर्ड ईयर में थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम, मतलब मुझे जो प्रॉब्लम पता था कि मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है, मेरे को अड्डा ने बहुत हेल्प करी, अड्डा से ही कर लो, बहुत बेस्ट है। तो मैं तो यही बोलूंगी भाई अड्डा ज्वाइन कर लो। अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप यूट्यूब पे जो अड्डा की सीरीज चलती है आप उससे कर सकते हो, अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। क्योंकि जो DU में है, DU में फीस कुछ भी नहीं है, लिटरल 8,000 है 1 ईयर की। तो अगर, और वही कोर्स ले लो, कोर्स लेने से आपको एक पहले तो बुक्स मिल जाती हैं, गाइडेंस मिल जाती है, एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। आपको पता है, आप कभी लॉस्ट फील नहीं करोगे कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आपको पता है कि हाँ ये पढ़ना है, सर ये पढ़ा रहे हैं, उतना पढ़ लो बस। और अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखो, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे को क्या होता है कि कोर्स ले लिया बट इधर उधर भटक रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कोर्स लिया है, टीचर्स पे ट्रस्ट रखो, हो जाएगा। ओके। जैसे आपने फीस की बात करी, तो अब हम अगर प्राइवेट की तरफ जाएं 3 ईयर LLB में, मिनिमम फीस 3 लाख है और उस कॉलेज की डिग्री उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगी। yes, और यहाँ पे जब DU की बात आती है तो फीस आपकी केवल 8 से 10,000 पूरे साल की लगेगी, मतलब 30,000 पूरे 50,000 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 में 30,000 में तो हो ही ट्यूशन जाएगा। फीस, हाँ। only 30,000 और मैं मैक्स टू मैक्स मान के चलो किसी भी तरीके से, तो आप एक 50,000 के अंदर और एक 4 से 5 लाख रुपए आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं। तो और उसमें अगर आपको किसी बैच से हेल्प मिल जाए तो वो तो बढ़िया ही है ना। यस सर, राइट। तो वही चीज अभी अगर मैं बात करूं तो बच्चों को आपने बोला अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू कितना अर्ली हो और कब से हो? सर मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जैसे जून जुलाई है, मैंने भी इस टाइम से स्टार्ट किया था तो हो गया था। जून जुलाई से स्टार्ट कर दो। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग करी थी वो बेसिक, अगर आपको पता है कि आप वीक हो, आपकी मैथ्स या फिर अच्छी नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप अगर जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना, आपको ऐसा रहेगा कि लास्ट में आप पैनिक नहीं करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट में पैनिक करने लग जाते हैं कि अब कैसे होगा, बहुत कम टाइम रह गया है, फिर वो बस वन शॉट देखते हैं। उससे वन शॉट देखने से आपको, ठीक है, आपको आइडिया लग जाता है बट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती आपको। तो जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना सही रहेगा, पैनिक नहीं करोगे और आप आराम से पूरा फॉलो कर सकते हो, और ये होगा कि आप लास्ट मिनट तक ठीक से कर सकते हो। तो इसमें एक चीज और बताओ मुझे कि जैसे आप फाइनल ईयर में थी और प्रिपरेशन भी कर रही थी, दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया? क्योंकि उधर असाइनमेंट्स और फिर आपके एग्जाम्स और फिर इधर क्लासेस, तो कैसे मैनेज किया? सर इसके लिए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब मेरे जो टीचर्स थे, मतलब जो मेरी मैम थी, वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं थी। मतलब ये गलती से अगर मैम ने सुन लिया तो सर आई हैव टू टोल्ड हर ऑन हर फेस, लिटरल सर। मतलब मेरे को ना बहुत, आई टोल्ड यू ना कि मेरी जो जर्नी थी वो इजी नहीं थी। इट वाज, मतलब प्रॉब्लम यही आई थी कि टीचर्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। व्हेन आई टोल्ड देम कि मेरा CUT का एग्जाम है, दे वर लाइक कि सबका एग्जाम है, तुम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को यूज करके कि आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसे उस टाइम पे ऐसा फील होता था कि मैं रोती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना दोनों चीज बैलेंस करूं। तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। बट वही कि मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दिया था। मुझे था कि हाँ ठीक है, मेरा अराउंड 70% सिलेबस हो चुका है जब तक मेरे मिड सैम या असाइनमेंट्स का टाइम आ गया था। तो बस वही कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आप बैलेंस कर पाओगे, और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लास्ट में स्टार्ट करूंगा, तब आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अर्ली स्टार्ट चलो मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने जून और जुलाई से किया, तो क्या वो यूट्यूब पे पहले रहे
2 3 4 5 महीने बिताए, फिर जाके 2 3 4 जब 4 to 6 month बचे तब वो बैच को एनरोल करे, वो सही डिसीजन है या फिर अभी आपके अकॉर्डिंग तुरंत ले लेना चाहिए? सर आई गेस ना, अगर आप जिनसे आप जितना जल्दी बैच ले लेते हो ना, आपको ना ये रहता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है, आपको फिर भटकना नहीं है, आपका माइंड भी हो जाता है कि ठीक है मुझे यहीं से करना है, तो आप फोकस हो जाते हो। आपको फिर ये नहीं देखना है कि अच्छा कि आज मैं ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, परसों मुझे ये पढ़ना है। आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो आपने पैसे लगाए हैं, आपने टीचर्स पे लगाए हैं, तो टीचर आपको खुद बताएंगे कि हाँ आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो जितना जल्दी आप एनरोल कर सकते हो उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, तो अभी लास्ट मैसेज आप 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या देना चाहोगी? सर मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। वो मतलब आपकी पूरी जर्नी है ना, ऐसे भी दिन आएंगे जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट भाई वही आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कर सकते हो। एंड इफ आई कैन डू इट भाई यू कैन डू इट टू। मतलब मैं जब आई टोल्ड यू कि मैंने हर सब्जेक्ट 0 से स्टार्ट करा है, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है, तो अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डाल दोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच हिमांशी, आपने ऑनेस्ट अपनी जर्नी शेयर करी, ऑनेस्ट फीडबैक, सारी चीजें कैसे हिमांशी ने प्रिपरेशन करी, क्या किया, ये सारी चीजें उसने बताई और कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं वो सब भी बताया। तो फिर देर किस बात की है, जो जो चीजें बताई हैं अगर पूरी वीडियो देखी है फॉलो करना स्टार्ट करो यार। और आप भी हिमांशी के जूनियर बन के वहां पे पहुंचो सीएलसी में, है ना? गाइस सी यू एट ड्यू, आ जाओ जल्दी सब। जल्दी आ जाओ सब, हिमांशी कह रही है। तो वही पहुंचो तुम लोग, अपना बैग पैक करो, तुरंत अभी से लग जाओ, बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे बहुत सारे अभी पॉडकास्ट लाइनअप है और बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे आने वाले हैं, आपसे ऐसे मुलाकात होती रहेगी और बहुत जल्दी एक बड़ा इवेंट हम लोग करेंगे जहां पर सारे टॉपर्स सीएलसी, LC1, LC2 और BHU, जो भी आपके MSCT, जितने भी आपके एग्जाम्स के लॉ एग्जाम्स के टॉपर है, सबको एक जगह मुलाकात होगी, वहां पर हमारी बातचीत होगी। मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑफ यू।